हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में भारत की सिविल सर्विस की एग्जाम यूपीएससी के एक स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं। स्कैम स्कैम स्कैम। लगता है यह भारत की पॉलिटिक्स स्कैम शब्द को सामान्य बना देगी, जिससे हर रोज सुबह उठते ही कुछ नया स्कैम या घोटाला बाहर आएगा। आज हम बात करने वाले हैं आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के बारे में। एक ऐसी आईएएस गवर्नमेंट ऑफिसर जिसके पास से 110 एकड़ का एग्रीकल्चरल लैंड, 6 शॉप, 7 फ्लैट, 900 ग्राम गोल्ड, 17 लाख की वॉच, 4 कार, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और 17 करोड़ के अदर एसेट। ये खेड़कर फैमिली का पूरा नेटवर्थ अंदाजित 100 करोड़ से भी ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी ये यूपीएससी की एग्जाम देते हैं, वो भी ओबीसी कैटेगरी में, जहां दिखाया जाता है कि उनकी इनकम जीरो है। तो हमारा सवाल गवर्नमेंट से ये होना चाहिए कि ये लोग इतना बड़ा झूठ बोल के कैसे बच जाते हैं। लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो सरकार ने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? कभी कभी सरकार जानकर भी अनजान रहती है। यूपीएससी, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पूरे भारत में 800 से 900 सीट के लिए हर साल 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ये एग्जाम देते हैं। इस दौरान किसी बच्चे के पिता साइकिल पर कपड़े बेचकर उसके अरमानों को जिंदगी देते हैं, तो किसी के माँ बाप तो आईएएस की प्रिपरेशन के लिए अपने घर बार को ही बेच देते हैं, इस आशा से कि एग्जाम में सबको एक समान के लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये पता ही नहीं चल पा रहा। भारत की कुछ एग्जाम में तो टीचर ही खुलेआम बच्चों को चोरी कराते हैं। इसी के साथ ही इंडियन एजुकेशन में ऐसे कई सारे स्कैम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो यंग बच्चे हैं ये भारत का भविष्य है और लगता है कि भारत का करप्ट सिस्टम इसे उज्जवल नहीं देखना चाहता। इन बच्चों में से सही और मेहनती बच्चों के साथ भेदभाव होगा और टॉप पोजीशन पर गलत लोग पहुंचेंगे, तो भारत का भविष्य शायद जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा होगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं पूजा खेड़कर के बारे में। उन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि इनमें से कुछ रिकॉर्डेड भी है। Your father worked some bank or where? No, sir, he's a civil servant. You have shown actually zero income. लेकिन कोई भी इसका कुछ उखाड़ नहीं पाया, क्योंकि पूजा खेड़कर ने 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स यूज करके यूपीएससी में ही स्कैम कर दिया। तो इस पूरे मामले की शुरुआत 24 जून 2024 को होती है। पुणे के कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवासे ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनी जी को एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने बताया कि पूजा खेड़कर नाम की एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर, जिसने अभी तक ऑफिस भी ज्वाइन नहीं किया और जो ज्वाइन करने के बाद भी प्रोबेशन पीरियड में रहने वाली है, यानी कि अब तक वो पूरी तरह से आईएएस ऑफिसर नहीं बनी, लेकिन 4 डिमांड्स रख दी है। पहली, एक सेपरेट ऑफिस दिया जाए क्योंकि वहाँ बाकी स्टाफ के साथ बैठकर काम नहीं कर सकती। दूसरी, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक लाल बत्ती वाली प्राइवेट कार दी जाए। तीसरी, उनके लिए सेपरेट रेसिडेंशियल क्वार्टर्स की व्यवस्था की जाए। और चौथी, उन्हें एक पर्सनल असिस्टेंट यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिस का स्टाफ प्रोवाइड किया जाए। इसका मतलब है कि इनकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई और इतनी सारी डिमांड्स। वाह भाई वाह। पुणे के कलेक्टर ने इनकी सारी डिमांड ठुकरा दी। बाद में पूजा खेड़कर ने अपनी प्राइवेट ऑडी कार मंगवाई और उसी पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इंसिग्निया और रेड बीकन लगवा दिया। इसके बाद पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर का ऑफिस खाली देखकर उसमें अपनी नेम प्लेट लगवाकर खुद ही बैठ गई। इसके बाद पुणे के कलेक्टर ने कंप्लेंट दर्ज की और पूजा खेड़कर को वहां से हटाकर 500 किलोमीटर दूर वाशिम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया। पर उसके खिलाफ दूसरा कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि पुणे के कलेक्टर को कंप्लेंट दर्ज करना महंगा पड़ गया, क्योंकि पूजा खेड़कर ने उन पर हैरेसमेंट का केस दाखिल कर दिया। इन सब के बाद एक्चुअली में ये है क्या? ये पूजा खेड़कर के एरोगेंस को देखकर आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुंभा ने आरटीआई फाइल करवाया और उसके सारे कच्चे छिट्टे बाहर आने लगे। इन सब में एक के बाद एक झूठ पकड़े जाने लगे और हर एक टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर सिर्फ वही छाई हुई थी। सब जगह हैशटैग पूजा खेड़कर, हैशटैग यूपीएससी स्कैम ट्रेंड होने लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले ट्रिक के बारे में। सबसे बड़ा स्कैम यह है कि उन्होंने यूपीएससी की रिजर्वेशन सिस्टम का मिसयूज किया, मतलब कि रॉन्ग यूज ऑफ रिजर्वेशन। जैसे कि आपको पता ही है कि किसी भी एग्जाम की मेरिट लिस्ट में आने के लिए कट ऑफ मार्क्स की जरूरत है, और इसमें आप किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में से आते हैं तो ये कट ऑफ्स को पार करना और भी आसान रहता है। पूजा खेड़कर ने एग्जैक्ट वही किया। उसने बेसिकली ओबीसी सर्टिफिकेट से रिजर्वेशन का फायदा उठाया। अब कुछ लोगों को लगेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि वो ओबीसी से है, प्रॉब्लम यह है कि ओबीसी से होने के बाद भी क्रीमी लेयर से आती है। अब चलिए जानते हैं इंडियन लॉ में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट क्या है। क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं, पहला, जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा हो, और दूसरा, जिनके पेरेंट्स में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो। इस केस में तो दोनों क्राइटेरिया मोर देन रिक्वायर्ड फुलफिल हो रहे थे, मतलब उसके फैमिली के पास तकरीबन 100 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति है। अब इनके फैमिली की बात करते हैं। फादर एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन है, जिनकी पर्सनल नेटवर्थ 40 करोड़ से ज्यादा ही है। उनकी माँ भी एक गांव की सरपंच है, जो ओपन फायरिंग की वजह से ऑलरेडी चर्चा में थी, और उनके नाना भी फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे। मतलब इन सब के बाद टोटल देखा जाए तो नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा ही है। पूजा खेड़कर ने अपने एक मॉक इंटरव्यू में यह भी बोल दिया कि उनकी इनकम जीरो है, क्योंकि मम्मी पापा अलग हो गए हैं। उसने उसी साल अपने दूसरे मॉक इंटरव्यू में यह भी बताया कि वे एक डॉक्टर हैं
और एक प्राइवेट क्लिनिक को चला रही है। अब बात करते हैं दूसरे ट्रिक के बारे में, जिसमें खुद को ही फिजिकल डिसेबल पर्सन बता दिया, मतलब रॉन्ग यूज ऑफ पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो एक अपराध है और इनलीगल भी है। इसमें बताया कि उन्हें आईसाइट यानी कि देखने की प्रॉब्लम है। यूपीएससी में आप देखें तो प्रीलिम्स यानी कि एंट्री लेवल की एग्जाम में पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के कट ऑफ का सीधा आधा हो गया है। यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को मेरिट में आने के लिए जीएस पेपर में 75 से 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिससे कम से कम 50 क्वेश्चन सही हो और वे कट ऑफ मार्क्स तक पहुंच सके। लेकिन पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आपने 20 से 21 क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट कर लिए तो आप कट ऑफ मार्क्स में आ सकते हैं। हालांकि जेन्युइन फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए ये आवश्यक है, लेकिन इन जैसे लोगों के लिए नहीं। इसी से उनका आधा काम पूरा हो गया और 821वीं रैंक भी आ गई और आईएएस ऑफिसर भी बन गई। खेल तो अब शुरू होता है जब 22 अप्रैल 2022 को पहले फिजिकल टेस्ट के लिए एम्स में बुलाया गया और इस टेस्ट में कोविड का बहाना करके अपीयर ही नहीं हुई। दूसरी बार 26 मई को बुलाया गया, तब भी नहीं गई, और तीसरी बार 27 मई को बुलाया गया, तब नेक्स्ट डेट मांगी। इसी तरह उसने अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक ऐसे ही 6 महीने बिता दिए। पूजा खेड़कर को अच्छी तरह से पता था कि वहां पर एमआरआई और सीटी स्कैन किया जाएगा तो उनकी सारी पोल बाहर आ जाएगी। इसीलिए उसने एक बहाना बनाया और कहा कि उसे क्लेस्ट्रोफोबिया है, यानी कि फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस, जिससे वह एमआरआई जैसी टेस्ट नहीं करवा सकती। फिर उसने एक प्राइवेट हॉस्पिटल से अपनी रिपोर्ट यूपीएससी को भेजा। अब यूपीएससी ने उसके प्राइवेट रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट ना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के थ्रू उसे डिस्क्वालीफाई करवा दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद अचानक यूपीएससी ने ये रिपोर्ट भी एक्सेप्ट कर ली। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई? इसी तरह 2007 में पूजा खेड़कर ने पुणे के श्रीमती काशीबाई नवाले मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लिया था। इसके लिए तो उसने फेक नोमिडियन ट्राइब कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाया था और अचानक ये यूपीएससी में ओबीसी कैटेगरी में आ जाती है। यानी कि ये चल क्या रहा है? क्या यूपीएससी कैंडिडेट का बैकग्राउंड चेक नहीं होता, जहां फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर एंट्री ले रहे हो? इसी तरह एमबीबीएस की एंट्रेंस एग्जाम नीट, जिसे एनटीए कंडक्ट करवाती है, उसमें भी कोई बैकग्राउंड चेकिंग नहीं होती। ऐसे ही किसी सच्चे मेहनती बच्चों का डॉक्टर या आईएएस आईपीएस बनने का सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे ही कोई अमीर बाप के बच्चे एक मेहनती बच्चों की सीट नहीं चुरा सकते हैं। इसके साथ पॉलिटिक्स का भी हाथ होता है। लोगों को लगेगा कि ये सब हमारी ऑनेस्ट एंड एथिकल विजिलेंस सिस्टम के थ्रू पता चला होगा, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब पूजा खेड़कर के अपने एरोगेंस की वजह से बाहर आया है। हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑथोरिटी सिस्टम काफी समझदार है, जो बिल्ली को ही दूध की रखवाली का काम सौंपते हैं। इसके लिए हम नीट एग्जाम की ही बात कर लेते हैं। जब सारे लोग एनटीए के खिलाफ थे और विद्रोह कर रहे थे, तब एनटीए के चेयरमैन को ही इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन टीम का चेयरमैन भी बना दिया गया। यूपीएससी के इस स्कैम में हम बारीकी से देखें तो लगता है कि इन 3 जगह पर कुछ तो बड़ा गलत हुआ है। पहला, महाराष्ट्र के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किसी करप्ट ऑफिशियल ने पूजा खेड़कर को अंडर नॉन क्रिमिनल वाला सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया होगा और यूपीएससी को देकर रिजर्वेशन के अंडर अपनी सीट ले ली। दूसरा, यह भी हो सकता है कि यूपीएससी के किसी करप्ट ऑफिशियल ने पैसे लेकर पूजा खेड़कर का प्राइवेट हॉस्पिटल का आईसाइट की प्रॉब्लम वाला सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया होगा और सिलेक्ट हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि कोई पॉलिटिकल लीडर का एक कॉल झूठ को बहुत अच्छी तरह से सच बना देता है कि हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि अपने लॉयलिस्ट लोगों को यूपीएससी क्लियर करवा के वहां पर ब्यूरोक्रेट्स बनाए। इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पर्सन ब्यूरोक्रेट्स के साइन के बिना करप्शन नहीं कर सकता, इसीलिए ये सब अपने लोगों को वहां पर बैठाते हैं। इसी तरह सेम आईएएस आसिफ जो फेक रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की वजह से पकड़े गए, फिर अनु बेनीवाल, टीना दाबी, रिया दाबी, जिनके पेरेंट्स खुद ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हें ईडब्ल्यूएस और रिजर्वेशन कोटा के थ्रू यूपीएससी क्लियर कर लिया और आईएएस ऑफिसर बन गए। इसी तरह आज देश की कोई भी टॉप एग्जाम ले लीजिए और उसमें ओपन चीटिंग होती है। इसी साल नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी जो CSIR जो रिसर्च फील्ड के एग्जाम को कंडक्ट करती है, उसमें भी ओपन चीटिंग चालू थी। साथ में देश के स्टेट की पब्लिक सर्विस एग्जाम में भी खुलेआम चोरी होती है और पेपर लीक तो बहुत आम बात हो गई है। ये झारखंड का स्टेट एग्जाम का वीडियो देखिए आज हम लोग का सेंटर था गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल सिमरिया चतरा, जहां पहले से सील खुला हुआ है और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है और कोई भी स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे रहे हैं। जहां पे पहले से सील खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। The protesters are demanding immediate investigation into the paper leak case. ये लिस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें 2014 से 2024 तक के सारे एग्जाम पेपर लीक के किस्से हैं। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया था और माना है कि पूजा खेड़कर का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फर्जी था। इन सब मामलों में धीरे धीरे पूजा खेड़कर के सभी झूठ पकड़े गए और यूपीएससी के प्रोविजनल एंगेजमेंट रूल 12/1954 के तहत उसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया है। एजुकेशनल स्कैम पर बात करके यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने की सख्त जरूरत है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू। और अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।